एपिसोड के शुरू होते ही आस्था की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो अपने आप को एक ब्यूटीफुल केज में पाता है। वो उठते ही कहता है, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गया? उठ के उसको पता चलता है कि मिमोसा उसको हील कर रही थी अपने हीलिंग मैजिक से। सबको आस्था की चिंता हो रही थी। आस्था उठ गया। मिमोसा उसको गले लगा लेती है। जलती आंख में नोएल आस्था को धक्का देके कहती है, कितनी देर तक तुम एक दूसरे से चुपके रहने वाले हो? आस्था को पता चलता है कि वो पूरे दिन सो रहा था। गोल्डन डाउन उधर हेल्प करने के लिए जब तक पहुंची थी तब तक आई ऑफ द मिडनाइट सन वहां से भाग चुके होते हैं, पर वो आस्था को चर्च ले जाके उसको हील करते हैं। आस्था मिमोसा को थैंक्स बोलता है उसको हील करने के लिए। मिमोसा बताती है कि सारा हार्ड वर्क तो क्लाउस कर रहा था ताकि आस्था जल्दी से ठीक हो जाए। वो पूरी रात भर गीली पट्टी आस्था के सर पर रख रहा था। आस्था की वजह से सारे बच्चे सेफली रेस्क्यू कर लिए गए। एंड जिसने उनको किडनैप किया था नेज और बारा ने, बारा तो मर गया। नेज से सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं पर उसको आई ऑफ द मिडनाइट सन के बारे में कुछ नहीं पता। एंड उसको अपने किए पर पछतावा है तो वो चर्च में काम करेगा प्रायश्चित करने के लिए। एंड उसके बाद यूनो आस्था से कहता है कि अगर मैं होता तो मैं आई ऑफ द मिडनाइट सन को भागने नहीं देता। एंड दोनों एक दूसरे से बोलने लगते हैं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा एंड विज़र्ड किंग बनूंगा। क्योंकि आस्था को होश आ गया तो गोल्डन डाउन वहां से जाने लगता है। जाते जाते मिमोसा आस्था को बताती है कि सिस्टर थेरेसा को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ होश में आए। फिर हमको सिस्टर थेरेसा को दिखाने लगते हैं जिनके साथ घोच और मरी दोनों होते हैं। घोच सिस्टर थेरेसा से कहता है, मैं तुम्हें देखने आया हूँ बुढ़िया कहीं की, जो नहीं जानती कि कब मरना है। सिस्टर थेरेसा कहती है कि ये कोई तरीका है भला किसी से बात करने का जिसको अभी अभी होश आया हो? क्यों ना तुम यहाँ से निकल जाओ सिस्टर कॉम्प्लेक्स कहीं के। घोच कहता है, क्यों ना मैं तुमको यहीं मार दूं? तो सिस्टर थेरेसा भी कहती है, हाँ क्यों नहीं, ट्राई करके देखो एंड उसके बाद तुम दोबारा से जेल में होगे। मरी के कहने पर घोच सिस्टर थेरेसा से फाइट करना बंद कर देता है और बोलता है, मुझे लगता है कि मैं कम से कम तुम्हारा आभारी हूँ, तुमने मरी का ख्याल रखा, तुम मूर्ख बुढ़िया कहीं की। एंड उसके बाद वो पोलाइटली कहता है कि वो खुश है कि सिस्टर थेरेसा मरी नहीं। एंड उसके बाद वो अपनी मरी से कहता है, क्या तुम मेरी तारीफ नहीं करोगी सिस्टर थेरेसा से बहसबाजी ना करने के लिए? तभी आस्था उधर आता है एंड मरी उसके साथ खेलने लग जाती है, जिसे देख घोच चूर चूर हो जाता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि मरी उसकी तारीफ करेगी, तभी आस्था आ जाता है और आस्था उसको झुला रहा होता है। मरी कहती है, मेरे को लगा था कि तुम मरने वाले हो। तो आस्था कहता है, मैं नहीं मरने वाला। घोच कहता है, तो तुमको तो मैं ही मार देता हूँ। आस्था सिस्टर थेरेसा का हालचाल पूछता है तो सिस्टर थेरेसा कहती है, क्या मैं तुमको कमजोर दिखती हूँ? मैंने सिस्टर लिली को तुम्हारे हीरो वाले कारनामे के बारे में बताया एंड वो बहुत खुश होगी। आस्था एक्साइटेड होके कहता है, मैं जल्द ही विज़र्ड किंग बनने वाला हूँ एंड देन मैं तुम्हारे लिए आऊंगा सिस्टर लिली। नोएल आस्था से कहता है, चलो हमको चलना भी है। आस्था कहता है, ठीक है, पर मेरे को एक जगह जाना है उससे पहले। आस्था रेबेका के रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट खाना खाता है। नोएल कहना तो नहीं चाहती पर वो भी मानती है कि खाना काफी अच्छा है और मन में ही कहती है कि क्या लड़के लोग ऐसी लड़की को प्रेफर करते हैं जो खाना बना लेती है। मार्को आस्था को ब्लैक बुल का वो मैजिक नाइट वाला रोब वापस कर देता है एकदम सही सलामत। नोएल कहती है कि भले ही रोब एकदम साफ सुथरा है पर तुम कितने पिटे हुए लग रहे थे, कितनी चोट लगी थी तुम्हें, आखिरकार तुमको मेरी जरूरत ही है। आस्था कहता है, अगर तुम होती तब भी मेरा यही हाल होना था। रेबेका सोचती है, ओह तो ये है वो लड़की जिसके साथ आस्था एज अ मैजिक नाइट काम करता है। रेबेका को लगता है कि वो नोएल के आसपास भी नहीं भटकती। बट वो आस्था की फर्स्ट किस ले लेती है। वो उसको गाल पे चुम्मा देती है बहुत प्यार से। वो थैंक्स बोलती है लूका और मार्का को बचाने के लिए। आस्था उस किस का मोस्ट वेलकम करता है तो वहीं नोएल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगती है। इसके बाद ब्लैक बुल के हाइड आउट का सीन दिखाया जाता है जहां मैग्ना एक कॉन्टेस्ट यानी कि एक प्रतियोगिता रखता है आस्था के रिकवर होने पे। ट्रेडिशनल ब्लैक बुल ईटिंग कॉन्टेस्ट। वेनेसा से हमको पता चलता है कि ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है, बस फालतू की आयरनी कर रहे हैं ये लोग और कुछ नहीं। लक हमेशा की तरह फाइट के मूड में दिखाई देता है। फिनरल एंड नोएल इस प्रतियोगिता के लिए मना कर देते हैं। मैग्ना कहता है, तुमको पसंद हो या नहीं तुमको पार्टिसिपेट करना ही होगा। यामी इस प्रतियोगिता का जज बनता है। फिनरल लक के पेट में खाना ट्रांसफर करता है अपने स्पेशल मैजिक से, इसलिए लक का पेट भर जाता है बिना कुछ खाए। लक एंड फिनरल दोनों इस कॉन्टेस्ट में से बाहर हो जाते हैं।
मैग्ना अपने फ्लेम मैजिक से खाने को और ज्यादा पकाने को सोचता है, पर वो कुछ ज्यादा ही पका देता है। खाना जल जाता है और वो भी कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाता है। गॉर्डन भी बाहर हो जाता है, वो सिर्फ आस्था को घूरते रहता है। ग्रे और घोज खाना खाना भी स्टार्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो भी बाहर हो जाते हैं। नोएल तो खा ही नहीं पा रही होती है। वेनेसा को उल्टी होने लगती है, शायद हैंगओवर हो रहे हो उसको। अब सिर्फ आस्था और चार्मी बचे होते हैं, क्योंकि मेन्यू में पोटैटोज होते हैं जो कि आस्था को बहुत पसंद होते हैं, इसलिए वो दबा के खाना पील रहा होता है, यानी कि खा रहा होता है। पर जब बात खाने की आती है तो भला चार्मी को कौन हरा पाएगा। वो इस प्रतियोगिता, इस कॉन्टेस्ट को इजीली जीत जाती है। रॉयल कैपिटल से एक लेटर आता है यामी को, जिसमें सभी मैजिक नाइट कैप्टन्स की एक मीटिंग होती है, उसके बारे में इनविटेशन होता है। एंड साथ ही साथ यामी को आस्था को भी लेके जाना है साथ में। फिर हमको विजर्ड किंग का किला दिखाया जाता है। मार्क्स सभी कैप्टन्स को कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए नोटिफाई कर देता है। जूलियस यकीन तो नहीं करना चाहता, पर शायद कोई तो उनके बीच में गद्दार है और यही पता लगाने के लिए उसने ये मीटिंग रखी है। और जो जूलियस करने जा रहा है वो हो भी पाएगा या नहीं, वो सब आस्था पे डिपेंड करता है। यामी अगले दिन आस्था के साथ पहुंच जाता है रॉयल कैपिटल में। आस्था मार्क्स से उसका नाम पूछता है। मार्क्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ही रहा होता है कि इतने में ही यामी कहता है ये है मशरूम हेड। मार्क्स अपना नाम बताता है आस्था को एंड वो विजर्ड किंग का एडवाइजर है। यामी उससे पूछता है, ओए मशरूम हेड, कॉन्फ्रेंस मीटिंग किधर है बताओ। तो मार्क्स कहता है प्रिपरेशन चल रही है, तुम बाकी के कैप्टन के साथ रुको। वो आस्था को अपने साथ ले जाता है। वो आस्था से कहता है कि तुम आई ऑफ द मिडनाइट सन के अगेंस्ट काफी सही काम किया। मेरे को यकीन है कि ब्लैक बुल को 10 स्टार मिले होंगे विजर्ड किंग से। वो आस्था को एक टॉप सीक्रेट अंडरग्राउंड प्रिजन लेके जा रहा है, जिसके बारे में सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों को ही पता है। वो इधर वीआईपी लोग या किसी स्पेशल लोग को ही रखते हैं, जैसे उन्होंने उन लोगों को यहाँ पर रख रखा है जिन्होंने रॉयल कैपिटल पर हमला किया था, जिसमें से एक को यूनो और चार्मी ने पकड़ा था और एक को खुद विजर्ड किंग ने। वो उन दोनों से कुछ इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं कर पा रहे हैं आई ऑफ द मिडनाइट सन के बारे में, क्योंकि उनके माइंड पर मेमोरी प्रोटेक्टिंग मैजिक कर रखा है। एंड विजर्ड किंग के पास एक आइडिया है, अगर आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उनका मेमोरी प्रोटेक्टिंग मैजिक को नलीफाई कर दे तो वो शायद उनपे से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा लें। जब रॉयल कैपिटल में हमला हो रहा था तब वो दुश्मन एक कदम आगे थे अपने रॉयल कैपिटल से। वो हर एक मूव एंटीसिपेट कर पा रहे थे और ये तभी मुमकिन है जब कोई अंदर का ही बंदा गद्दार हो जो उन दुश्मनों के साथ मिला हो। और हाई पॉसिबिलिटी है कि वो हाई रैंक वाला बंदा होगा, जैसे कि एक मैजिक नाइट का कैप्टन। ऐसा वो लोग यकीन तो नहीं करना चाहते, इसलिए वो देखना चाहते हैं कि कौन गद्दार है भी या नहीं। वो श्योर नहीं है 100%, पर डाउट क्लियर करने में क्या जा रहा है। आस्था और मार्क्स वहां पहुंच जाते हैं। विजर्ड किंग आस्था की तारीफ करते हैं जो उसने किया मिडनाइट सन के अगेंस्ट, और बोलता है तुम थके हुए होगे, बट तुम ही एक हो जो एंटी मैजिक स्वॉर्ड को यूज कर सकते हो, अगर थोड़ी हेल्प कर दो तो काम बन जाएगा। विजर्ड किंग एक मैजिक नर्ड है, उसको मैजिक के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो आस्था से तरह तरह के सवाल पूछने लगता है। तुमने आई ऑफ द मिडनाइट सन से फाइट की है ना, क्या उनका मैजिक कमाल का था? कॉपी मैजिक कैसा था? क्या वो सच में लोगों के मूव कॉपी कर लेता था? बीस्ट मैजिक के बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एंड फाना का फ्लेम मैजिक सैलमेंडर वाला ऑसम था क्या? मार्क्स जूलियस को शांत कराता है एंड आस्था को जिस काम के लिए इधर लाया गया है वो वही काम करता है। वो उन दोनों पे एंटी मैजिक स्वॉर्ड यूज करके उन पे से मेमोरी प्रोटेक्टिंग मैजिक को हटा देता है। एंड उसके बाद मार्क्स अपने मैजिक यूज करता है उन दोनों पर, जिससे मार्क्स डायरेक्टली उनके माइंड से कनेक्ट हो जाता है एंड जो उनकी रियल मेमोरी है उससे वो जवाब पता लगा सकता है उनसे सवाल पूछ के। मतलब कि अब वो कुछ भी नहीं छुपा सकते इन लोगों से। मार्क्स जो पूछना चाहे वो जवाब देंगे, यही तो उसकी मैजिक की स्पेशलिटी है। अब सीन दिखाया जाता है वहाँ का जहाँ पर सारे कैप्टन वेट कर रहे हैं। पर्पल ऑर्कस का कैप्टन कहता है कि मैंने सुना है तुम चारों ने उन टेररिस्ट को भागने दिया, जिसके जवाब में जैक कहता है कि हम किसी कमजोर दुश्मन से नहीं लड़ रहे थे तुम्हारी तरह, जैसे तुम डायमंड और स्पेड किंगडम के कमजोर लोगों से लड़ रहे थे, हम रियल बैटल में थे। पर्पल ऑर्कस का कैप्टन कहता है बोल भी कौन रहा है जिसके मेरे से कम स्टार हैं। जैक कहता है क्योंकि हम तुम्हारी तरह बेईमानी से स्टार इकट्ठा नहीं करते हैं।
यामी अपनी कटाना को चमका रहा होता है एंड कहता है कि मेरे को कम से कम 10 साल तक इसकी EMI भरनी पड़ेगी। एंड देन यामी जैक से कहता है डरावनी रेखा चेहरा वाले आदमी शांत हो जाओ, गार्बलेडर सही कह रहा है। पर्पल ओर्कस का कैप्टन कहता है मेरा नाम गिल्डर है ना कि गार्बलेडर। जैक कहता है मैं ऐसे बंदे का ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिसके पास बिल्कुल भी स्टार नहीं है। तो यामी कहता है ना ब्लैक स्टार, जिसका मतलब है नेगेटिव स्टार्स। नोजल उन दोनों को शांत होने को बोलता है। चार्लोट कहती है हम कुछ भी हासिल नहीं करने वाले तुम शोर करने वाले आदमी की वजह से। एंड मन में ही अपने आप से कहती है कि मेरे को यामी के बगल में क्यों बैठना पड़ रहा है। काम डाउन, डोंट पैनिक चार्लोट। रिल कैप्टन ऑफ द एक्वा डियर कहता है कि अभी तक उन्होंने क्रिम्सन लायंस का कोई भी टेम्पोररी कैप्टन नहीं चुना। अगर फुइगोलियन इधर होता तो वो अच्छे से सब कुछ संभाल लेता। सब लोग इसको इग्नोर कर देते हैं रिल को। सबका मूड बनाने के लिए फिर वो फिगोलियन की मिमिक्री करने लगता है, जिसको देख जैक और नोजेल बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तुम भले ही कम उम्र में ही कैप्टन बन गए हो पर तुमको रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। यामी को हंसी आ जाती है ही एंड वो उसको शाबाशी देता है। फिर उधर वांजेंस आता है, कैप्टन ऑफ द गोल्डन डाउन। सब पूछते हैं तुम कहाँ थे, लेट क्यों हो। तो वो कहता है कुछ काम था इसलिए। गिल्डर कहता है तुम बहुत बिजी पर्सन हो, तुमसे यही उम्मीद है, एक कैप्टन जिसके पास सबसे ज्यादा स्टार्स हैं। तुम्हारी टीम सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम बताना चाहोगे इसका क्या राज है जो तुमने गोल्डन डाउन को इतनी जल्दी टॉप स्क्वाड बना दिया। मैंने सुना है जो भी गोल्डन डाउन को ज्वाइन करता है वो अपनी पावर्स को बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेता है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई मैजिक है जिससे तुम किसी का फ्यूचर देख लेते हो। वांजेंस कहता है नहीं, मेरे पास ऐसा कोई मैजिक नहीं है, बस गोल्डन डाउन के मेंबर्स हार्ड वर्कर हैं। मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा कि अमीर व्यापारी कौन सी ट्रिक यूज करते हैं इतना सारा पैसा बनाने के लिए। तुम तो इतने बड़े अमीर व्यापारी हो। गिल्डर कहता है ये तो टॉप सीक्रेट है। यामी कहता है गिल्डर को कि तुम्हारी हंसी काफी स्कैरी है। नोजल वांजन से पूछता है कि क्या तुम बताना चाहोगे कि उस दिन तुम सेरेमनी में क्यों नहीं आए थे। कौन सी सेरेमनी की बात चल रही है, वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो रॉयल कैपिटल पर हमला होने वाला था ना, उससे पहले जो सेरेमनी चल रही थी जिसमें खुद विजर्ड किंग ने आस्था को भी इनवाइट किया था। जिसको नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यामी कहता है मैं उस दिन जुआ खेल रहा था और मैं अपने सारे पैसे हार गया था। उस दिन यामी भी उस सेरेमनी में नहीं आया था। नोजल कहता है किसी ने नहीं पूछा तुमसे। माहौल काफी टेंस होने लगता है, इसलिए रिल कुछ हरकत करके मूड बनाने की कोशिश करता है। वो नोजेल की तरह हेयर स्टाइल करके उसकी एक्टिंग करने की कोशिश करता है। उतने में ही नोजेल कहता है कि जो तुम करने की सोच रहे हो ना, अगर तुमने किया तो तुम नहीं बचोगे। रिल कहता है मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है अपने चेहरे पर चोटी बना के रखना। यामी को फिर से हंसी आ जाता है और वो जोर जोर से हंसता है और उसको शाबाशी देने लगता है। फिर यामी वांजन से पूछता है क्या तुम्हारे पास लाइट मैजिक तो नहीं। वो मना तो कर देता है पर सभी कैप्टन उसको शक की निगाहों से देखते हैं। माहौल फिर से सीरियस हो जाता है। इस बार रिल यामी की कॉपी करने लगता है, उसकी तरह बोलता है, जिसे देख यामी को बहुत गुस्सा आ जाता है और उस पर भड़कने लगता है। यामी उसको डेथ 3-8 देके कहता है मेरे से बाकी कैप्टन की तरह ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट मत करना। एंड वो पिंक कलर के कपड़े पहनने वाली मैजिक नाइट कैप्टन से कहता है तुम सोना बंद करोगी। जब से आई हो बैठी हो यहाँ पे सोई जा रही हो। यामी का दिमाग खराब होने लगता है और कहता है जूलियस किधर है, क्या वो दोबारा से भूल गया क्या कि उसने मीटिंग बुला रखी है एंड वो कहीं और किसी काम से चला गया हो। तभी मार्क्स का संदेश दिखता है और कहता है प्रिपरेशन रेडी है, मीटिंग कहीं और होगी। यामी उसे गुस्से में कहता है कि इधर आओ मशरूम हेड, तुमने कब से हमको इधर बिठा रखा है। फिर वो सब सीक्रेट प्रिजन में पहुंच जाते हैं मीटिंग के लिए, जो अंडरग्राउंड है जहाँ पे मार्क्स आस्था को लेके गया है। यामी आस्था से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि वो थोड़ा घबराया हुआ होता है। आस्था कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वांजेंस पूछता है ये क्या चल रहा है। चार्लोट बोलती है ये दोनों कैदी आई ऑफ द मिडनाइट सन के हैं। वो जूलियस से कहती है सर क्या आपने कुछ जान पाए इन लोगों से। जूलियस कहता है हाँ सब कुछ जो इन दोनों को पता था और ये आस्था और मार्क्स की वजह से ही हो पाया। बट जो सबसे बड़ी चीज हमको जाननी है वो ये है कि तुम में से कौन है जो गद्दार है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो काफी डिटेल में मैंने बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है, तो लाइक करना मत भूलना। एग्जाम खत्म होने दो भाई, बैक टू बैक वीडियोस बनाएगा, टेंशन मत लो। बस सब्सक्राइब करके रखो। स्टे ट्यून्ड, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।